तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है ना आरिफ भाई? वाह, बहुत बड़े, देखे टोपी वोपी एकदम बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ है कि सर 1-1.5 घंटा तो पढ़ना ही है। तो चाहे मौसम कैसा भी हो, बाहर का जो चैलेंजेस या चुनौती जैसा भी हो, हमें अपने लक्ष्य के लिए हर रोज काम करना होता है। तो इसी कड़ी में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे आर्यव्रत बैंक के रिकॉल क्वेश्चन की, जो 26 नवंबर 2022 को एग्जामिनेशन हुआ था, स्केल 1 से 2। ये पार्ट 2 है। कितने सवाल हम लोग पिछले समय 20 सवाल किए थे, है ना राजू नयन जी? तो देखें बहुत सारे, प्रियंका शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत। मिथुन दा भी हैं एकदम, है ना, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं मिथुन दा। अरे वाह, क्या हुआ ना, जबरदस्त बात, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। ये हुई ना बात, देखे देखे राजू नयन जी, है ना? क्या बोली मैडम जी? बहुत शानदार, जबरदस्त, है ना? तो कोई सर हो आपसे गया पूछ, सर। गजब हो गया ना? तो कोई आपसे पूछे कि कैसे हैं, तो बोलना कि जब हाल आपने पूछा है तो उसका लाजमी होना भी जरूरी है। और अगर फिर दोबारा पूछे कैसे हैं, तो प्रियंका मैडम आप उनको बोलना कि बड़े शर्मिंदा हैं हम। क्या? जी सर। बड़े शर्मिंदा हैं हम। वो हमारा हाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, हमारा हाल भी तो उन्हीं ने किया है लोन का कि बड़े बड़े शर्मिंदा हैं हम कि वो हमारा हाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, हमारा हाल भी तो उन्हीं ने किया है ना राजू नंदन जी? किया है। तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको जीवन जीना भी है, उसका आनंद भी उठाना है, और इसमें पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ती है। और सब चीज आपके मन में विचार क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब डिपेंड करता है कि आप, आपके शरीर में कितनी एनर्जी है और कितनी एनर्जी आगे चाहिए। जब भी मैं रिकॉल क्वेश्चन की बात करता हूं, आप सभी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो रिकॉल क्वेश्चन होता है वो हीरे मोती जैसा काम होता है। जिस तरह हम हीरे मोती मिलते हैं तो उनको क्या करते हैं राजू नयन जी? देखिए बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। जब हीरे मोती रखते बाल हैं तो उनको अपने पास कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्यों इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं राजू नयन जी, हीरे मोती मिलते हैं तो? क्योंकि वो बहुमूल्य होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है। तो जो जीवन में हमारे लिए कीमती है, उसको हम संजोना चाहते हैं, उनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे पास रहेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने आप को समृद्धशाली महसूस करेंगे। ठीक उसी तरह ये रिकॉल क्वेश्चन है। कई साथी बोलते हैं रिकॉल क्वेश्चन से क्या, लेकिन मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा जो हीरे मोती जैसे बहुमूल्य चीजें होती है ना, वैसे रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं। ये हीरे मोती जैसे इसको कलेक्ट करिए, क्योंकि अगर एक रिकॉल क्वेश्चन आप सही तरीके से कलेक्ट कर लिए तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी राजेंद्र जी, समझ में आया तो बोलिए आहो। हो सर। देखो इसको समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रिकॉल क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमको पूरा जो टॉपिक है ना, 4 पन्ने 5 पन्ने, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हूबहू वही सवाल आना है। तो बताओ, है ना? बड़े मुद्दतों के बाद पढ़ाने के लिए हमारे सर आए। अब बताओ, अब हम उन्हें देखें कि उनसे पढ़ाई करें? हम्म तो भैया पढ़ाई कर लो, या तो देख लो। चलिए, तो अभी आज के सेशन में हम लोग सवाल इकट्ठा जो हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए आज के सेशन के बाद आपसे, आप देखिएगा कि आपको कितने बहुमूल्य सवाल आपको मिले हैं। आरिफ जी नमस्ते कर रहे हैं, राजू नयन जी भी नमस्ते कर रहे हैं सभी को, गौतम सिंह जी भी नमस्ते कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पहला सवाल। क्या सवाल है? थोड़ा राजू नयन जी पढ़िए जरा, क्या सवाल लिखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर BSBDA हाँ, अकाउंट? पूछा गया है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा किया जा सकता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये सवाल पूछा गया, ये स्केल 1 से 2 में सवाल पूछा गया। क्या स्केल 1 से 2 में सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? और क्या उत्तर होगा राजू नयन जी इसका? वाह, ये देखिए मनीष जी वन लिख, है ना, 1 लाख। वन मतलब हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए।
आप लोग दे भी रहे हैं। So the maximum deposit for the basic saving bank deposit account in a financial year will be 1 lakh rupees, and the maximum balance at a time in basic saving bank deposit account will be maximum 50,000. 50,000 से ज्यादा बैलेंस जो है वहां पर Maximum deposit is 1 lakh. Maximum balance. पढ़िए प्रवेश जी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं इससे खाते में 1 लाख रुपए साल का, और मैक्सिमम उस खाते में बैलेंस कितना हो सकता है राजू जी? हो सकता बैलेंस है सर 50,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सवाल पूछा था मैक्सिमम डिपॉजिट, तो 1 लाख होगा, लेकिन एक साथी ने इसी सवाल को फिर भेजा था तो वो ये मैक्सिमम बैलेंस लिखा था, इसलिए मैंने दोनों आंसर लिख दिया यहाँ पर। सो ये जो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं ये आपके द्वारा भेजे जाते हैं, इसीलिए उसी हिसाब से जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये 21 नंबर सवाल इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग 20 सवाल ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब ले चलता हूँ अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 है ना। प्रियंका मैडम क्या सवाल है, पढ़िए जरा। What is the provision on agriculture and MSME standard assets? हाँ, तो ये इसको थोड़ा समझाइए जरा, क्या है, क्या आंसर होगा इसका? एमएसएमई और एग्रीकल्चर के जो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, आईरेक नॉर्म्स के मुताबिक जो एनपीए क्लासिफिकेशन होता है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के तहत जो नॉर्म्स दिए गए हैं उनमें एसेट्स को 4 तरीके से बांटा गया है। एक है स्टैंडर्ड एसेट, एक है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक है डाउटफुल, एक है लॉस एसेट। तो जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं उनमें प्रोविजन किए जाते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन होता है 0.04% होता है नॉर्मली। इन जनरल अगर सवाल पूछेगा तो 0.40% होगा। और अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई की बात आती है तो ये प्रोविजन होता है 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये होगा एग्रीकल्चर और एमएसएमई। नॉर्मली 0.40% है। फिर टीजर रेट के लिए 2% होता है, रियल एस्टेट के लिए 1% होता है। तो ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है यही जो आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के बारे में। हाँ जी, इसका सवाल पढ़िए जरा राजू नैन जी, क्या लिखा है राजू नैन जी? Threshold limit for the non-cooperative borrower for the reporting to CRILIC. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब जो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर जो होते हैं सर, उनकी जो रिपोर्ट क्रिलिक को की जाती है सर, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर? हाँ, तो यहाँ पर तो समझना पड़ेगा पहले कि नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कौन होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट डिसिप्लिन लाने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की व्याख्या की जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। ये बोरोवर ऐसे बोरोवर हैं जिनकी एक एक्सपोजर से ज्यादा की लिमिट होने के बाद अगर वो स्टैंडर्ड भी हों और अगर वो बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन का पालन न कर रहे हों तो ऐसे बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहा जाता है। जैसे कि अगर बैंक की सिक्योरिटी, बैंक ने जो एसेट फाइनेंस किया उसमें जो सिक्योरिटी है उसको इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहा हो, उसके पास जो इंस्पेक्शन के लिए परमिशन बाधा डाल रहा हो, साथ ही साथ वो डाइवर्सन ऑफ फंड कर रहा हो, उसके पास पैसा है फिर भी इंटरेस्ट और ईएमआई पे नहीं कर रहा हो, तो ऐसे बोरोवर जो एनपीए नहीं हुआ है उनकी रिपोर्टिंग क्रिलिक को की जाती है। तो ऐसे जो लिमिट जिनकी रिपोर्टिंग की जाएगी उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है वो है ₹5 करोड़ एंड एबव। एक्सपोजर ऑफ ₹5 करोड़ एंड एबव ऐसे जो बोरोवर हैं अगर वो बैंक के नियम शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, बैंक के सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ बैंक को जो है गलत स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं, डाइवर्सन ऑफ फंड कर रहे हैं, तो ऐसे जो ग्राहक हैं उनको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर और इनको रिपोर्टिंग की जाती है क्रिलिक को। और क्रिलिक को जो का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। सेंट्रल रिपोजिटरी
ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ और भी सवाल पूछता है। जैसे नॉन कोऑपरेटिव बारोवर का थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 करोड़, ठीक उसी तरह विलफुल डिफॉल्टर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 25 लाख है। जो विलफुल डिफॉल्टर का कितना है 25 लाख। और एक होता है रेड फ्लैग अकाउंट। रेड फ्लैग का क्या है राजू नैन जी? रेड फ्लैग अकाउंट का ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50 करोड़। 50 करोड़। तो अगर 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर होंगे तो उनको रेड फ्लैग अकाउंट, अगर वो कोई भी ऐसी एंट्री होती है जो अर्ली अलर्ट सिग्नल देता है, मतलब बिजनेस से हटके कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको भी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेडिट को 50 करोड़ एंड अबव। और एक होता है नॉन कोऑपरेटिव बारोवर 5 करोड़ एंड अबव क्रेडिट को। और एक होता है विलफुल डिफॉल्टर 25 लाख एंड अबव, वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ये सवाल समझ में नहीं आया, कोई साथी अगर हैं जो उस प्रमोशन एग्जाम में भाग लिए हैं तो क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह का भेजा, रिटायरमेंट ऑन 62 ईयर्स, लोन पेएबल 57 ईयर। अब ये मुझे लगा पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ कोई स्कीम होगा इनके बैंक का, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा जिसमें पूछा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसको लोन दिया गया है और अगर वो 62 साल में रिटायर होता है, जैसे कि टीचर्स या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो 62 ईयर में रिटायर होते हैं, तो लोन उनको जो दिया गया है वो कितने समय में पेबल हो जाना चाहिए, पेड हो जाना चाहिए। तो 57 मतलब उनके रिटायर के 5 साल पहले वो लोन चुकता हो जाना चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट क्लियर नहीं था और साथी ने नाम नहीं क्लियर दिया था, इसीलिए मैं इस पर जिक्र नहीं कर पाया। तो अगर कोई साथी होंगे तो जरूर बता देंगे, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल पूछा गया है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट बाय द बोरोवर। हाँ जी, क्या कुछ समझ में आया इस सवाल से? राजू नैन जी, एक बार सेशन में बताया था मैं, करंट अकाउंट से जुड़े हुए बहुत सारे गाइडलाइन समय समय पर बदलते गए। हाँ जी। क्या था सर? हाँ जी। करेंट अकाउंट खोल करके उसका मिसयूज कर रहे थे सर, फंड को जो है वो कर रहे थे। इस वजह से आरबीआई का स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन आया था बैंकों को कि कोई भी एक कस्टमर का अगर कहीं करंट अकाउंट चल रहा है तो सेम नाम से और सेम फर्म के नाम से दूसरे जगह कहीं करंट अकाउंट नहीं है। बहुत बढ़िया। जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो उनको बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल जो है फाइनेंस लेते हैं। वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन फाइनेंस जब लेते हैं तो जो उनके जो सेल प्रोसीड्स होते हैं, वो सेल प्रोसीड्स जो होते हैं करंट अकाउंट से रोटेट कर देते हैं और करंट अकाउंट दूसरे बैंक में ऑपरेट करते थे। इस क्रेडिट डिसिप्लिन को सही करने के लिए, इसका कंप्लायंस कराने के लिए आरबीआई ने ये किया कि अगर कोई लिमिट अवेल किया हुआ है तो करंट अकाउंट जो है दूसरे बैंक में नहीं खोल सकता। फिर बाद में इसमें लिबरलाइज होके भारतीय रिजर्व बैंक ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर 5 करोड़ तक के एक्सपोजर है तो करंट अकाउंट उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी खोल सकता है 5 करोड़ तक। ठीक है राजू जी, 5 करोड़ तक वो करंट अकाउंट खोल सकता है। 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक है तो वो करंट अकाउंट खोलेगा तो सिर्फ उसी बैंक के साथ खोलेगा जिस बैंक में उसका लोन अकाउंट है, और 50 करोड़ से ऊपर फिर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है। क्योंकि सवाल यहाँ पूछा गया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए, इसलिए यहाँ पर 5 करोड़ होगा। 5 करोड़ तक का अगर एक्सपोजर है उसका तो यहाँ पर वो करंट अकाउंट खोल सकता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल पढ़िए जरा राजू नयन जी, क्या सवाल है? अच्छा प्रियंका जी पढ़िए, प्रियंका जी पढ़िए तो सवाल क्या है, सवाल पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। PAN card is mandatory for cash withdrawal of ₹lakh in financial year. Otherwise, tax will be deducted for cash withdrawal. चलिए इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो इसमें से क्या समझ में आया आपको? इस सवाल पढ़ के क्या समझ में आ रहा है प्रियंका मैडम? सर ये TDS से रिलेटेड है क्या? हाँ, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, टैक्स 20 तो आप लोग ब्रांच में 20 लाख। काम करते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई ग्राहक जो है कैश विड्रॉल करने आता है तो उस पर टैक्स लगता है। क्या 20 क्राइटेरिया? लाख है ना सर?
हाँ एग्जैक्टली 20 lakh. 20 लाख है, तो आपका आंसर तो सही हो गया, बट मैं फंडामेंटल सही कर देता हूँ। इसमें ये सवाल ये पूछा गया है कि कैश विड्रॉल पे जो है टैक्स लगता है, तो कब टैक्स लगेगा, तो 20 लाख तक है, तो इसमें मैंडेटरी वर्ड यूज कर लिया है। मैंडेटरी वर्ड ये इसलिए यूज किया है कि अगर कोई ग्राहक जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए तक कैश 20 लाख से जैसे ही ज्यादा हो गया कैश विड्रॉल, तो उसको टैक्स लगेगा विड्रॉल पे, और वो टैक्स कब लगेगा, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरता हो। अगर वो डिक्लेरेशन इनकम टैक्स रिटर्न दे देगा पिछले 3 साल का, तो उसको ये टैक्स नहीं लगेगा, ये लिमिट 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, बराबर है। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा होगा तो आपका 1 करोड़ तक हो जाएगा, नहीं भर रहा होगा तो 20 लाख में ये टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए पैन कार्ड मैंडेटरी किया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो तो पैन कार्ड मैंडेटरी, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो इसको सीधा समझ लीजिए, अगर कोई ग्राहक 20 लाख तक का फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल करता है तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल करता है 1 साल में, तो टैक्स लगेगा 2% एट द रेट ऑफ 2%। कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 2%। कब लगेगा? अगर वो रिटर्न नहीं भरता हो पिछले 3 साल का। अगर वो रिटर्न भरता हो तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा तब 1 करोड़ तक। जब 1 करोड़ का कैश विड्रॉल हो गया तो वहां पर देखा जाएगा, अगर रिटर्न भरता है तो वो 2% लगेगा, रिटर्न नहीं पिछला रिटर्न नहीं भरा है तो वो 5% लगेगा। तो पैन कार्ड होने के बाद भी तो ग्राहक रिटर्न नहीं भरते ना, तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। तो 20 लाख तक के हैं तो वहां पर जो है ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैश विड्रॉल पे लगता है, ये आंसर इसका 20 लाख है। एक छोटा सा वीडियो भी है आपके लॉगिन सेक्शन में, आप कैश विड्रॉल टैक्स ऑन कैश विड्रॉल वो देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये है एक्सपोजर नाम से जुड़ा हुआ। पूछा गया है व्हाट इज द एक्सपोजर सीलिंग लिमिट्स which would be how many percentage of the capital funds in case of a single borrower। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक का अगर किसी एक व्यक्ति को मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं, एक व्यक्ति को। सपोज प्रियंका शर्मा मैडम एक ब्रांच मैनेजर है एक बैंक के, तो एक सिंगल व्यक्ति आता है, सिंगल बारोवर आता है, सिंगल बारोवर, तो उसको कितना लोन दे सकते हैं, कितना लोन दे सकते हैं, उनके बैंक के कैपिटल फंड का कितना दे सकते हैं? राजू जी कितना दे सकते हैं? 15% सर। 15%। 15% उनके कैपिटल जो है उनके पास, उसका 15% दे सकते हैं। और ग्रुप में कितना दे सकते हैं? 20% सर। हाँ, ग्रुप में 20% दे सकते हैं, 5% एडिशनल और दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर परमिट कर देता है तो 5% और दे सकते हैं, मतलब 25% दे सकते हैं। तो सिंगल अगर बारोवर है तो उसके आपके बैंक के पूरे कैपिटल का जो है, कैपिटल बेस का जो है वहाँ 15% तक मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते एक व्यक्ति को। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये सवाल पढ़िए जरा। ये सवाल कौन पढ़ेंगे हमारे? ये सवाल पढ़िए जरा। हर्षिता मैडम है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये सवाल को पढ़िए तो, ऑडियो अगर सुन रहे हैं तो। अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही वहां तक। हाँ राजू नयन जी, ये सवाल जरा पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? तो आंसर भी लिख दिया हूं मैं। Liability policy, customers should be informed the bank within 3 days after the unauthorized digital financial transaction for zero liability। हाँ, इसमें लेकिन आंसर भी लिखा गया, देखो आंसर टाइप हो गया। क्या लिखा है? एज पर द लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म द बैंक विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द अनऑथराइज्ड डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर द जीरो लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। जब भी किसी ग्राहक के साथ एक अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो जाता है, कहने का तात्पर्य है ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है जिसको ग्राहक ने अधिकार ही नहीं दिया, अथराइज ही नहीं किया, मतलब फ्रॉड हो गया, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी के हिसाब से 3 तरह का कंडीशन दिया गया है। एक कि अगर ग्राहक की गलती है तो उसका पूरा लॉस ग्राहक भरेगा,
अगर बैंक की गलती है तो पूरा लॉस बैंक बियर करेगा। लेकिन अगर ऐसा केस है जहां पर ना ग्राहक की गलती है ना ही बैंक की गलती है, नेग्लिजेंस भी ग्राहक का नहीं है, नेग्लिजेंस बैंक का भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी आती है। लेकिन इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को 3 दिन के अंदर जो है बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के। अगर 3 दिनों के अंदर जो ग्राहक है बैंक को इन्फॉर्म कर देता है तो ग्राहक की लायबिलिटी 0, मतलब जो भी पैसा है सारा जो है आप इंश्योरेंस कंपनी से उसको दिलाओगे। लेकिन अगर 3 से 7 दिन के अंदर अगर कंप्लेंट करता है, 3 से ज़्यादा और 7 दिन के अंदर, तो वहां पर कुछ लाइबिलिटी कस्टमर की भी है। अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो 5,000 की लाइबिलिटी है, और दूसरे अकाउंट है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है या 25 लाख तक के लिमिट है तो उनमें 10,000 की लाइबिलिटी है, और 25 लाख से ज़्यादा के अगर आपके अकाउंट हैं तो वहां पर लाइबिलिटी 25,000 है, 25,000 है। तो ये जो है 0 लाइबिलिटी की बात कही गई, तो 3 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्म करना होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी के हिसाब से। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल बहुत ही, ये देखिए एकदम से HR पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द मंथली इनकम क्राइटेरिया फॉर द डिपेंडेंट एज पर द HR पॉलिसी ऑफ द बैंक। जब भी हम एम्प्लॉय के तौर पे हम HR पॉलिसी के तहत जो है HRMS वगैरह में अपना बेनिफिट लेने के लिए डिपेंडेंट ऐड करते हैं, तो डिपेंडेंट की परिभाषा में कहा गया है कि डिपेंडेंट कौन होगा, अगर उसकी मंथली इनकम क्राइटेरिया कितना है तो वो डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर है, अगर उसका जो डिपेंडेंट है उसका मंथली इनकम 10,000 तक हो तो वो डिपेंडेंट कहलाएगा, अप टू 10,000। तो ये जो इनकम है 10,000 से ज़्यादा हो गया तो वो डिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये इसका आंसर है, अप टू ₹10,000। अब बात करते हैं PM कुसुम स्कीम। ये PM कुसुम जो योजना है ये किस लिए है? हाँ जी, इसका ये तो भी सभी साथी जो हैं अभी पढ़े होंगे आपने PM कुसुम योजना, क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अगर किसानों के पास कोई एक्स्ट्रा ज़मीन है, तो एक्स्ट्रा ज़मीन ऐसी जगह है जहाँ पर वो फसल पैदा नहीं कर सकते, बंजर है, तो वहाँ पर सोलर जो पंप के माध्यम से इनको जो है उत्पादन देना है, सोलर एनर्जी देना है, तो उसको बोलते हैं PM कुसुम योजना। तो PM कुसुम स्कीम्स के तहत जो है इनमें सवाल पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है। तो PM कुसुम जो है रिलेटेड है किससे? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। ऐसे सोलर पैनल के माध्यम से पंप लगाना और पानी का उत्पादन करना, ताकि उसी पानी से वो किसान अपने खेतों का जो है उत्पादन फसल के लिए उपयोग कर सके। साथ ही साथ उसमें ऊर्जा का उत्पादन करना और उस ऊर्जा का उत्पादन करके ग्रिड को बेचना, सरकार जो है उसके उत्पादन को खरीद लेती है। तो ये जो है PM कुसुम योजना है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। वाह, प्रधानमंत्री जी के तो जितने भी स्कीम्स आते हैं ना, इसमें इस योजना में 90% तक सब्सिडी दी जाती है। कई केंद्र और राज्य सरकारें इसमें 30% सब्सिडी देती हैं, बाकी जो है 30% बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है। तो आप सोचिए ज़्यादातर हिस्सों में पानी की कमी होती है, समस्या होती है, तो इसको आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए इस योजना में जो है वो ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक विजन, जिसके तहत यहाँ पर सोलर पंप का इंस्टॉलेशन किया जाता है और उनको ग्रिड के माध्यम से सोलर एनर्जी भी बेचा जाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल पढ़िए राजू नैन जी। सवाल पढ़िए राजू जी। रिस्क ब्लैंक रिस्क कस्टमर्स एज पर KYC गाइडलाइन। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? पेंशनर के बारे में कहा जा रहा है सर कि वो KYC गाइडलाइन के हिसाब से वो किस कैटेगरी में आते हैं सर, मतलब लो, हाई, मीडियम, किस में आते हैं? तो हाँ ये तो लो में आएंगे सर। हाँ, आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बारवर प्रोफाइल का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, CDDI बोलते हैं। ड्यू डिलिजेंस में उनका बैकग्राउंड, उनके एजुकेशन, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका जो उनका प्रोफेशन, उनका इनकम, ये सारा चीज़ें पंच करते हैं।
और उसके आधार पर जो केवाईसी के रिवाइज गाइडलाइन दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एंड एएमएल के तहत केवाईसी में दिया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए पहले रिस्क क्लासिफिकेशन किया जाता है, और ये रिस्क क्लासिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी होती है 6 महीना बैंकों में, और ग्राहकों को देखते हुए उनको रिस्क कैटेगरी में रखा होता है। तो ये पेंशनर को बोला गया है कि किस रिस्क में रखा जाता है। तो 3 तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क। तो जो केवाईसी के तहत अगर हाई रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क में कौन आएगा? एनआरआई आएंगे, एनआरआई जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस। फिर और हाई रिस्क में कौन आएगा? जो बुलियन ज्वेलर, ज्वेलर्स होंगे। और कौन आएगा? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आएंगे, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। फिर ट्रस्ट आएंगे, ट्रस्ट, सोसाइटी सोसाइटी आएगा, क्लब आएगा, है ना, ये सारा जो है एनजीओ आएंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आएंगे हाई रिस्क में। फिर एक होता है मीडियम रिस्क में, जिसमें पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, ये सब मीडियम में आएंगे। बाकी बचे हुए जो ग्राहक हैं वो लो रिस्क में आते हैं, उसको बोलते हैं लो रिस्क है। तो लो रिस्क में ये पेंशनर कैटेगराइज किए जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड इज सैंक्शन फॉर हाउ मेनी इयर्स अंडर एग्रीकल्चर लोन? किसान क्रेडिट कार्ड को जो है कितने साल के लिए सैंक्शन किया जाता है? हाँ सर जी, प्रोप्राइटर फर्म तो आएगा सर लो रिस्क में ना? मीडियम रिस्क में, मीडियम 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 रिस्क। में? ओ, हाँ हाँ। क्यों, बताओ क्यों आएगा? बताओ बताओ, ब्रांच मैनेजर बनना है ना, बताओ। बिजनेस करता है ना, बिजनेस करता है, तो बिजनेस में जी सब काला पीला कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो मीडियम रिस्क में रखा गया है। उसको 2-2 साल में चेक करो, बिजनेस बदल तो नहीं दिया, कहीं ड्रग स्मगलिंग तो में तो नहीं लग गया, इसलिए तो उसको जो है कितने मीडियम मतलब 8-8 साल में उसका रिव्यू करो। क्योंकि वो जब बिजनेसमैन आ गया ना, तो अगर किसी की लालसा बन गई पैसा कमाने की, तो वो सरकार से टैक्स बचाने के लिए वो फिर अलग अलग धंधे अपनाना की कोशिश करता है। एक विकल्प रहता है, इसीलिए उसको मीडियम रिस्क में रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, सर। तो ये सवाल पूछा गया है कि ये तो प्रियंका मैडम बता देंगे, पक्का बता देंगे। प्रियंका मैडम बताओ तो ये क्या है किसान क्रेडिट कार्ड है? केसीसी सर 5 इयर्स के लिए करते हैं ना सैंक्शन? हाँ आप बताओ, आप करते होंगे है ना, आप तो मैनेजर हैं। 5 ईयर के लिए। 5 ईयर है, देखिए 5 5 ईयर। करते हैं। हम्म, आजकल जो है एनुअल रिन्यूअल होने लगा है। हाँ देखिए, सवाल ये पूछा गया है कि कितने साल के लिए सैंक्शन किया जाता है, तो वो होता है 5 साल के लिए, लिमिट 5 ईयर। लिमिट सैंक्शन की जाती है बेस्ड ऑन एनुअल रिन्यूअल, एनुअल रिन्यूअल। है एनुअल रिव्यू बोलते हैं उसको, एनुअल रिव्यू एंड रिन्यूअल। तो किसान हम्म। क्रेडिट कार्ड लोन सैंक्शन लिमिट इज वैलिडिटी इज फॉर 5 years सब्जेक्ट टू द annually review and renewal. Documents will be expire within document will be renewed after 3 years, मतलब within 3 years, 3 साल खत्म होने से पहले डॉक्यूमेंट रिन्यू कर देंगे। जैसे ही 3 साल खत्म हो रहा है डॉक्यूमेंट रिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए स्वीकृत किया जाता है, हर साल इसको रिन्यूअल किया जाता है। क्यों किया जाता है मैडम, रिव्यू क्यों किया जाता है? सर रिव्यू रिन्यूअल में जैसे हम लोग सिबिल चेक करते हैं, उसका खसरा वेरीफाई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आजकल जैसे इसलिए मल्टी फाइनेंस के देखिए, केसेस आ रहे हैं। जो भी जो भी क्रेडिट सीसी नेचर का होगा, सीसी नेचर का होगा, ओडी नेचर का होगा, उसका रिव्यू जो है बैंक में क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से 1 साल में उसका रिव्यू किया जाता है। 1 साल में रिव्यू किया जाता है, क्योंकि वो लिमिट ही शॉर्ट टर्म है। 1 साल हम क्या बोलते हैं, 1 साल के अंदर एक बार जमा कर दो फिर से ले लो। हम्म? इसलिए जिस उद्देश्य के लिए दिए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो गया। कैसे? इस साल धान की फसल लगाने के लिए हम उसको पैसा दिए, पैसा देने के बाद धान लगाया, धान लगाने के बाद धान अच्छा हुआ, नवा खाया भी उसने, आपको भी थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह दिया। उसके बाद वो धान बेच दिया, तो इसका पीरियड खत्म हो गया, तो वो पैसा एक बार रोटेट हो जाए फिर ले जाए। और जब दोबारा ले जाता है तो 10% के उसके जो बढ़ा के लिमिट दी जाती है।
तो किसान क्रेडिट कार्ड के केस में जो एग्रीकल्चर लोन दिए जाते हैं वो 5 साल के लिए लिमिट के साथ दिए जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजू नैन जी पढ़िए जरा, सवाल क्या है। Bills purchased and discounted become NPA if bill payment remain overdue for a period exceeding stage. हाँ, क्या मतलब समझ में आए? वहां तो समझना पड़ेगा। है? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि जो बिल परचेज किया जाता है सर डिस्काउंट में एनपीए जो परचेज किया जाता है वो ओवर ड्यू पीरियड के बारे में पूछ रहा है सर उसका। एनपीए कब होगा पूछ रहा है। देखिए लोन अकाउंट जी। कितने प्रकार से होते हैं। लोन अकाउंट होते हैं पहले डिमांड लोन, टर्म लोन, सीसी लोन, ओवरड्राफ्ट लोन, बिल परचेस। ठीक है, बराबर है। आपको अगर बोलेंगे टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी कितना है तो क्या बोलेंगे आप? सर टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी, वन इज डिमांड लोन, another is term loan, another is cash credit and overdraft account and another is bill purchased। तो बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड इसका मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि मान लीजिए एक दुकानदार है, वो सामान उधारी में दिया, सपोज 10 लाख का सामान किसी को उधारी में बेच दिया। अब उसने पैसे नहीं दिए तो उसने बिल दिया, उसने चेक दिया कि भाई 2 महीने 3 महीने बाद ये पैसे आ जाएंगे। तो अब 3 महीना अगर वो व्यापारी इंतजार नहीं कर पाता है तो व्यापारी क्या करता है, वो सारे बिल्स लेके बैंक में आता है कि ये बिल्स जो है इसको मेरे से परचेस कर लीजिए और डिस्काउंट रेट पर मुझे पैसा दे दीजिए मैनेजर साहब, क्योंकि ये पैसा मेरे को 3 महीने में आएगा, मुझे अभी पैसे की जरूरत है। तो वो सारे बिल्स को आप डिस्काउंट करके आप क्या करते हैं, बिल्स 10 लाख का है तो आप क्या करते हैं 25% मार्जिन रख लेते हैं, 7.5 लाख उनको दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल्स परचेस। अब जब वो ग्राहकों से वो पैसा आ जाएगा वो बैंक के पास, तो बैंक के पास आ जाएगा तो सीधे बैंक में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बिल परचेस डिस्काउंटेड जो लोन होंगे वो एनपीए कब होगा ये पूछा गया है। और एनपीए होने के कारण अलग अलग होते हैं। अगर सीसीओडी नेचर का है कोई अकाउंट तो कब होगा, जब अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा 90 दिन से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे एनपीए हो जाएगा। टर्म लोन के केस में अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 90 दिन से तक नहीं पटाता है, ओवर ड्यू रहता है, तो एनपीए हो जाएगा। बिल परचेस की स्थिति में वो एनपीए तब होगा जब उसका जो बिल पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू हो जाएगा फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। तो यही बोला है 90 दिन से ज्यादा अगर बिल ओवर ड्यू हो गया जिस तारीख को पटाना था उस तारीख से, तो वो एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा। तो सीसीओडी के केस में कब होगा, आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन का से ज्यादा हो गया तो एनपीए हो जाएगा। टर्म लोन में अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल ईएमआई जो है 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो हो जाएगा। बिल परचेस के केस में बिल पेमेंट रिमेन ओवरड्यू ओवर द पीरियड ऑफ 90 डेज तो एनपीए हो जाएगा। अब जो आउट ऑफ ऑर्डर का अलग अलग भी डेफिनेशन है। अगर लिमिट ज्यादा हो गया तो आउट ऑफ ऑर्डर 1 दिन होगा। अगर वो रिन्यूअल वगैरह नहीं किया, स्टॉक स्टेटमेंट जो है 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। 3 महीने तक स्टॉक स्टेटमेंट चलता है, 3 महीना पुराना, उसके अगर ज्यादा पुराना हुआ तो फिर वो ओवरड्यू हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी सीसी अकाउंट में ब्याज लग रहा है सिर्फ, जमा नहीं हो रहा है, तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की राशि वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल बिल परचेस का था तो सीधा सीधा होगा 90 डेज ओवरड्यू के बाद। अगला सवाल यहाँ पर है फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। ट्रेड कंट्रोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बाय होम एजेंसी, ऐसा बोला गया है। तो ट्रेड कंट्रोल जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किए जाते हैं, इसको कौन एक्सरसाइज करता है? इसको करता है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसको एक्सरसाइज करता है ट्रेड कंट्रोल को। ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है जिसमें ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी ये सवाल है। ये सवाल तो एकदम पक्का है, एकदम प्रियंका मैडम इसमें तो इस पूरा महीने भर तो हम इसी में काम करते हैं बोल रहे हैं। मैडम पढ़िए तो जरा क्या सवाल है।
क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SMA 2 अकाउंट्स? हाँ तो आप बताइए, आप क्या ही बताएं, आप बोले क्या ही बताएं सर, पूरे महीने भर तो यही करते रहते हैं, है ना। 2 दिन से उसी में लगे थे सर। हाँ SMA 2 अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो 61 से 90 डेज जिनका पीरियड हो जाता है और जो NPA में की लिस्ट के लिए आते हैं। हाँ, ये एनपीए में नहीं 3 आता, कैटेगराइज ये एनपीए में नहीं आता है। देखिए पहले देखिए, एसेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होगा स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट में एक एसेट होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट के दो भाग होते हैं, एक होता है रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट और एक होता है इरेगुलर स्टैंडर्ड एसेट। तो इरेगुलर स्टैंडर्ड एसेट के फिर तीन भाग होते हैं जिसको बोलते हैं SMA 0, SMA 1, SMA 2। तो इरेगुलर स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट, लेकिन स्पेशल मेंशन अकाउंट इसलिए है कि आपका ध्यान इस पर चला जाए, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद ये यात्रा में निकल गया, एनपीए की यात्रा में। जैसे हम लोग घूमने निकल जाते हैं ना ट्रेन पकड़ के, तो वैसे ये भी ट्रेन पकड़ लिया है, किधर जाने के लिए, एनपीए के लिए। तो इसको रोको भैया, इसको खाना पीना दो और इसको जरा उधर यात्रा तरफ मत ले जाओ, एनपीए की तरफ, ऐसा कहा जाता है। तो इसको स्पेशल मेंशन ध्यान दिया जाता है। अगर कोई अकाउंट इरेगुलर हुआ, मतलब आज किस्त पटानी थी, आज किस्त नहीं पटाया, कल पटाया, तो एक कल ड्यू हो जाएगा एक दिन का, तो उसको बोलते हैं SMA 0। SMA 0 होता है एक दिन से लेके 30 दिन तक ओवर ड्यू। फिर होता है 31 दिन से 60 दिन तक SMA 1, और 61 दिन से ज्यादा इरेगुलर है 90 डेज, तो उसको बोलते हैं SMA 2। और आप प्राय देख रहे होंगे जो भी खाते SMA 2 में होते हैं ना, वो साल भर SMA 2 में रहते हैं, क्योंकि वो आखिरी दिन में एक किस्त पटा देता है, फिर एक किस्त और नया आने वाला होता है, वो SMA 2 में फिर रहता है ना। फिर वो बोलता है सर कैश ओपन रखना सर, एकदम इधर राजू ने जो बोला, सर महाराज आज 28 तारीख है, एकदम कैश बंद मत करिएगा, एकदम कैश लेके आएगा, वो भी 6:30-7 बजे लाएगा आखिरी, है ना। तो ये राजू ने बोलता क्या नौकरी है बताओ यार, आखिरी दिन में। और ये वो क्या बोलता है, सैलरी क्रेडिट हो 28 तारीख को, अपने ही भर देता है, बाद में ले लूंगा, कैश बंद कर देता हूँ, है ना। तो कई ब्रांच मैनेजर जो है अपने सैलरी उसमें डाल देते हैं SMA 2 में, बाद में क्योंकि सैलरी भी 28 तारीख को क्रेडिट होता है, तो वो एनपी भी 28 तारीख को होता रहता है, तो SMA 2 में वो पैसा जमा कर देते हैं, बाद में उसको उसके घर में उस सैलरी जो है वो बार बार देता है, क्योंकि वो पैसा लाता ही नहीं है टाइम से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल, ये सवाल पढ़िए राजू नयन जी, क्या लिखा है। After blank days of issuing the check bounce notice, after the expiry, the payee can initiate legal action against the drawer. बताइए कितने दिन में। इसमें सर 30 दिनों में सर। 30 दिनों में। प्रियंका मैडम कितने दिनों में होगा ये। इसमें लगाया है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 138 के तहत ये कहा गया है, जिसमें चेक बाउंस किया जाता है। तो जब भी कोई चेक बाउंस होता है, तो बाउंस होने के बाद अगर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से रिटर्न हुआ, तो कितने दिन में ग्राहक को बताना होता है। कितने दिन में बताना होता है अगर बाउंस हुआ तो। 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो बताना तो होता है कि आपका जो चेक है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो गया। अब जैसे ही उसको बैंक से मेमो मिल जाता है, उसका रिटर्निंग मेमो मिल जाता है, चेक रिटर्निंग का, तो वो जो बेनिफिशियरी है, जो पेई है, वो ड्रॉयर के खिलाफ लीगल एक्शन चालू करने के लिए उसको एक नोटिस देता है, लीगल नोटिस। वो लीगल नोटिस 30 दिनों के अंदर देना है उसको। जब चेक बाउंस हुआ, उसको चेक मिला बाउंस नोटिस, उससे 30 दिनों के अंदर उस नोटिस को देना होगा ड्रॉयर को। लेकिन नोटिस देने के 15 दिन बाद वो उसको लीगल एक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है, ये बात कही गई है। तो उसका आंसर होगा 15 डेज। बात समझ में आई तो बोलिए आहो, नहीं तो दोबारा समझा दूंगा। समझ में आ गई। चेक बाउंस हुआ है ना, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, तो चेक बाउंस होने के बाद बैंक की जवाबदारी है कि 24 घंटे के अंदर बेनिफिशियरी को इंटीमेट करे। फिर वो जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी के पास समय रहता है 1 महीना। चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर उसको लीगल नोटिस देना है, पहले कोर्ट में देने से पहले लीगल नोटिस देना है।
तो वो बेनिफिशियरी अगर 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस दे दिया तो वो नोटिस देने के बाद 15 दिन हो गए, नोटिस देने के उसके बाद 15 दिन हो गए तो उसको कोर्ट में जा सकता है अंडर सेक्शन 138 का फाइल करने के लिए। क्या? इफ चेक रिटर्न अदर, जो वहाँ चेक रिटर्न हो गया तो वो सूट फाइल कर सकता है 138 के तहत कोर्ट में, चेक बाउंसिंग का केस लगा सकता है 15 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर इफ द चेक कम्स फॉर पेमेंट देन इट विल बी। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद भी वो फॉर्म का ट्रांजेक्शन जो है रुकता नहीं है, जो फॉर्म का ट्रांजेक्शन रुकता नहीं है वो चलता रहता है। तो ये जो पेमेंट है जो डिसीज पार्टनर जो किया है वो पेमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि डिसीज पार्टनर खत्म होने पर भी उसका जो चेक है वो रुकता नहीं है, वो फर्म जो है चलता रहता है। तो इसीलिए ये पेमेंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज चेक ऑर्डर में होना चाहिए, बाकी चीज़ें चेक ऑर्डर में होनी चाहिए, डेट सही पड़ी होनी चाहिए, बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, सही मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स के आधार पर जो भी मैंडेटरी चीज़ें वो भरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप फॉर्म के आधार पर किया गया है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो गई फिर भी उसमें लेन देन चलता रहता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़ो राजू जी, क्या है? If a will certified under the seal of a court of competent jurisdiction that what with a grant of administration of the estate of the testator। इसमें बोला गया है विल, जो वसीयत लिख लेते हैं ना, विल लिख देते हैं। तो बैंक में क्या होता है, एक तो होता है नॉमिनी का पेमेंट करना है, नॉमिनी के पेमेंट करने के बाद लीगल हेयर का पेमेंट होता है। अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गया या विल हो गया तो विल आपके सामने अगर आ गया है तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये उस व्यक्ति की आखिरी विल है? बराबर है ना राजू नयन जी? मान लीजिए उसने कोई वसीयत लेके गया कि मेरे मरने के बाद मेरे सब जायदाद जो है प्रियंका शर्मा जी के नाम कर दीजिएगा, क्योंकि प्रियंका शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों के उत्थान में काम कर रही हैं, इसलिए मेरी सारी प्रॉपर्टी उधर लिख दिया जाए। ठीक है, तो ये विल लिख दिया। अब जब ये विल लिखा तो विल लेके आ गई प्रियंका मैडम बैंक में, तो उसको हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? इसीलिए उसको हम सर्टिफाइड करने के लिए कोर्ट भेजते हैं कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन में। तो उसी को क्या कहते हैं, ये लिखा गया, उसको बोलते हैं प्रोबेट। क्या बोलते हैं? प्रोबेट। तो ये काम आता है जब इनका डिसीज क्लेम सेटलमेंट करते हैं तो इसको मांगते हैं प्रोबेट। तो आप लोगों के पास ऐसे केस आते नहीं होंगे या कम आते होंगे, आते होंगे तो आप लॉ ऑफिसर के पास भेजते होंगे, फिर वो प्रोबेट को वेरीफाई करता है, फिर उसमें प्रोसीजर करते हैं और उसको सेटलमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विल पूछा गया है, अगर विल सर्टिफाई होता है इसका मतलब यह है कि उसको लीगल कर देता है कोर्ट, ये जो विल है ये आखिरी विल है और इस विल के बाद कोई क्लेम नहीं होगा, वो सर्टिफाइड कर देता है उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था विसिल ब्लोअर पॉलिसी के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था पता नहीं। तो विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो है अपने अपने बैंक का भी देख लीजिएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2022 से सभी बैंकों के लिए एक क्वेश्चन मैंडेटरी आ रहा है, वो है विसिल ब्लोअर पॉलिसी में। और अगर हायर स्केल की बात करें 2 से 3, 3 से 4 में, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है विसिल ब्लोअर पॉलिसी में, क्योंकि ये एक ऐसा विसिल ब्लोअर पॉलिसी है जो रिस्क मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा हो गया है आज। अगर एक विसिल ब्लोअर में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे देता है तो आपको बैंक के एक बड़े नुकसान होने की जो आशंका होती है उसको टाला जा सकता है, खतरे को टाला जा सकता है। इसीलिए वो उनकी अपेक्षा है कि इस पॉलिसी को जो एस्पिरेंट प्रमोशन लेना चाहते हैं वो जानते हों, इसीलिए इस पॉलिसी के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो अगर आप लोगों के बैंक का विसिल ब्लोअर पॉलिसी होगा तो आप दे दीजिएगा। सेंट्रल बैंक का पॉलिसी मेरे पास आ चुका है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है प्रियंका मैडम, खुश है? चलिए बढ़िया। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट फॉर द हाउसिंग लोन। अगर कोई हाउसिंग लोन लिया है तो मैक्सिमम रिपेमेंट कितना होगा? कितना होगा, कितने साल रहता है मैक्सिमम रिपेमेंट हाउसिंग का राजू नयन जी? 30 साल सर।
30 years मैक्सिमम रिपेमेंट फॉर द हाउसिंग लोन 30 years मैक्सिमम रिपेमेंट। या अगर एज वाइज करेंगे तो, या तो अटेंडिंग एज कितने साल तक? 75 ईयर है ना सर? 75 years। 30 ईयर या 75। तो इसमें 30 years और 75 years। चलिए अगला सवाल आपसे लेते हैं कि सर हाँ जी, अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो उसमें किसका एज लेंगे? हाँ जी, जॉइंट अकाउंट बोरो अगर दो होंगे सर, उसमें किसका लेंगे एज सर? प्राइमरी बोरोवर का, प्राइमरी बोरोवर, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी बोरोवर का जी। दिखाएंगे। अब ये सवाल है, देखिए, व्हाट इज द मार्जिन फॉर पीएम बुनकर योजना? पीएम बुनकर योजना में ये मार्जिन पूछा गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की जितने भी जो योजनाएं होती है ना, इन सबको तो बहुत अच्छे से देखना होता है। इसको बोलते हैं कि एक बुनकर मुद्रा योजना, जो प्राइम मिनिस्टर हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना है। इस योजना की शुरुआत जो है, ये अभी लेटेस्ट, अभी सोचिए, देखिए, एक नया स्कीम आया है नवंबर 2022 के आसपास, कि प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर योजना की शुरुआत की, और इसके से जुड़ा हुआ सवाल आ गया। बताइए कितना जबरदस्त बात है। तो ये बुनकर योजना में क्या है, भारत सरकार जो है ना प्रियंका मैडम, जैसे मुद्रा योजना आप लोग दे रहे हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि हथकरघा से जुड़े हुए जो बुनकर हैं उनको मुद्रा योजना का लाभ दिया जाए, और उस योजना को जो है बुनकर मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री बुनकर योजना के तहत जोड़ा गया। इस योजना के लिए जो हथकरघा है या वस्त्र उद्योग निदेशालय है, उसके द्वारा सब्सिडी दी जाती है और कम ब्याज दर में लोन दिया जाता है। तो सरकार जो है हमेशा, देखिए, कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय पोषण के लिए बारे में सोचता रहता है, आर्थिक जो सहयोग देता रहता है। उसी कड़ी में ये योजना लॉन्च किया गया, और इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो बुनकर हैं, उनकी मैक्सिमम इसमें जो लोन ले सकते हैं वो है 10 लाख। तो मैक्सिमम लोन 10 लाख ले सकते हैं। और इसकी खास बात है इसको कि जो ऋण है ना, वो रियायत दरों पर ऋण दिया जाता है। 7%, 6 से 7% के दर पे ब्याज इसमें लिया जाता है। और इसमें जो मार्जिन है, इसमें जो मार्जिन परसेंटेज पूछा गया है, ये मार्जिन होगा 20% है। कितना है? 20% मार्जिन है। मैक्सिमम लोन है 10 lakhs और 10 लाख। मार्जिन है 20%। इसमें क्या है, बुनकर पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो, ऑनलाइन पोर्टल पे भी आवेदन कर सकता है। जो गवर्नमेंट की एक ऑनलाइन पोर्टल है जन समर्थ योजना, या बैंक के ऑनलाइन पोर्टल के में भी इसको शुरू कर सकता है, मतलब अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद इसमें लिमिट दी जाती है, और वो लिमिट जो है ईयरली रिन्यूअल किया जाता है, रिव्यू किया जाता है उसके आधार पर। तो अगर हम टर्म लोन के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम 2 लाख दिया जा सकता है, और वर्किंग कैपिटल के लिए इसमें ज़्यादा दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लोन जो होगा वो होगा 10 लाख, और मार्जिन होगा इसका 20%। मार्जिन होगा 20%, और इसका रिपेमेंट 3 से 5 साल में किया जाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर बुनकर योजना, वैसे डिटेल मैंने बता दिया, एक सेशन और ले आएंगे उसके लिए, क्योंकि जब नया लिया है तो आगे आने वाले संभावनाएं भी हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा है राजू नैन जी, पढ़िए। What is audit frequency for the newly opened branch? हाँ, नए जो ब्रांच करते हैं सर, उनका ऑडिट फ्रीक्वेंसी कितने समय पर उनमें ऑडिट किया जाता है? जब कोई नया ब्रांच खोला जाता है तो बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने के अंदर इनकी ऑडिट जो है होनी है। कई बैंकों में 9 महीने में भी ऑडिट किया जाता है। इसको हाई रिस्क की तरह देखा जाता है, क्योंकि ब्रांच अभी खोला है, तो देखिए तो सही, क्या पता वहाँ क्या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ नियम सही तरीके से पालन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 9 महीने में भी ऑडिट किया जाता है। लेकिन बट ये आयुर्वेद बैंक के लिए है तो 12 मंथ। आप अपने बैंक की पॉलिसी में देख लीजिएगा कि नए जो ब्रांच ओपन हुए उनका ऑडिट फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने महीने बाद ऑडिट की जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टोटल एनपीए प्रोविजन अमाउंट ऑफ आर्यव्रत बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022? ये देखिए एकदम थोड़ा नया टाइप का सवाल पूछ लिया, प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। तो आपके बैंक के बिजनेस फिगर, तो ग्रामीण बैंक की जब हम बात करते हैं
तो 31 मार्च का ही पूछा जाता है, 31 मार्च का। लेकिन नेशनलाइज बैंक में 20 का भी पूछा जाता है, सितंबर का भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्यव्रत बैंक का। तो आर्यव्रत बैंक के लिए ये पूछा गया कि इनमें एनपीए में कितना प्रोविजन किया गया। तो एनपीए में प्रोविजन किया गया था इनका 1402 करोड़, 1402 करोड़ जो है इनका प्रोविजन किया गया था। तो एनपीए प्रोविजन ये तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रोविजन कवरेज रेशियो देखते हैं। तो क्या होता है, जो बैंक के एनपीए होते हैं उनको ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। मतलब अगर 1000 करोड़ का लोन बैंक ने दिया है और 1000 करोड़ एनपीए हो गया, तो ग्रॉस एनपीए 1000 करोड़ हो गया। लेकिन वो एनपीए का स्टेज वाइज प्रोविजन किया जाता है, स्टैंडर्ड में अलग, सब स्टैंडर्ड में अलग, डाउटफुल में अलग, लॉस में अलग। तो एनपीए कौन होंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। तो तीनों में जो प्रोविजन किया गया है वो प्रोविजन जो है वो पूछा गया। तो ये है 1401.82 करोड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल क्या पूछा गया प्रियंका मैडम, पढ़ना जरा। जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो मैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर दूध पी लेता हूँ यहाँ पर। If complaint received at head office level, then it will be resolved within blank days. हाँ बताइए, आप अपने बैंक का आंसर बता दीजिए, जो भी बैंक से हैं आप। सर अगर सीएमएस में ब्रांच लेवल पे 2 days, रीजनल ऑफिस लेवल पे 3 days है शायद ना, कंफर्म नहीं है सर डेज मुझे। कोई बात नहीं, 5 days, 3 to 5 days होना चाहिए शायद। ओके ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ गुड बोलिए इवनिंग बोलिए सर। बोलिए। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह श्रीमंत जी, कैसे हैं, कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं तो वेस्ट बंगाल। अरे वाह वाह वाह, क्या टेम्परेचर है वहाँ का? अभी टेम्परेचर 18-19 के बीच में है। अच्छा तो बहुत है, गर्म हो आप फिर, हैं? बताइए। सुबह में थोड़ा ठंडी रहती है, लेकिन दोपहर में गर्मी लगती है। ओके, तो बहुत बढ़िया। आप तो आपकी आवाज आ गई, बहुत बड़ी बात है। आप अभी अभी जुड़े लग रहा है। हाँ, अभी आरबीआई ऑडिट चल रही है सर अभी ब्रांच में। ब्रांच में आरबीआई ऑडिट तो कितना, एक वो तो एक ही दिन का होता है, घंटे भर का, 2 घंटे का? हाँ नहीं सर, ये आरबीआई ऑडिट तो 7 days वो बोल रहा है कि हम 7 दिन के लिए ऑडिट करेंगे। 7 days क्या है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है इसमें। अच्छा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, मतलब इंटरनल ऑडिटर है ये, आरबीआई नहीं है, आरबीआईए है ना? ये है, हाँ आरबीआईए सर। है। ये क्वेश्चन है ना, इफ कंप्लेंट रिसीव्ड एट हेड ऑफिस लेवल देन इट विल बी रिजॉल्व विद इन, ये सर कहीं कहीं T+7 days भी बोलता है ना, हेड ऑफिस लेवल हाँ ये 7 आप days। अपने अपने पॉलिसी के हिसाब से सही बता रहे हैं। ये आप अपने बैंक का नाम बता दीजिए साथियों को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ तो ये जो हमारे साथी हैं ना, ये होनहार साथी है ना, श्रीमंत जी, होनहार ब्रांच मैनेजर हैं ये, वेस्ट बंगाल से। तो ये एकदम एकदम टॉपर होते हैं ये। क्या इंश्योरेंस, अगर बीमा कंपनी के एकदम एमडी हो जाएंगे ये, एकदम सब टॉपो टॉप बीमा करते हैं। कौन सा बीमा करते हो, है ना सर मैं श्रीमंत? एलआईसी को बीमा बैंक कर दिया हूँ इस साल का हाँ, फिनेंशियल ईयर का। और आज भी मैं टाटा AI लॉगिंग किया सर, 20,900 टाटा गो ग्रीन। कमाल करते हो हैं आप तो चौधरी जी। इस नवंबर महीना में फर्स्ट लॉगिंग मैंने कर दिया। अभी हम टॉप 5 ब्रांच में हैं। अरे कमाल है। मेरा हम्म। टॉप भाई ब्रांच। सर हमको इंश्योरेंस में बहुत एक्सपीरियंस है। हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, एचडीएफसी में, फिर उसके बाद बहुत सारे बैंक में नौकरी किए थे। उसके बाद हमको बैंक में हमको नौकरी, तब जाकर हमको नौकरी बहुत बैंक बढ़िया। में तो करने आपका का। वो फोटो वोटो आता रहता है ना बीमा में, आपको प्राइस वगैरह मिलता रहता है ना? यस चलिए, सर तो यहाँ मेरा। पर ये सवाल जो है, कंप्लेंट अगर हेड ऑफिस लेवल पे मिलता है तो विद इन जो है सेंट्रल बैंक का, जैसे हमारे चौधरी जी ने, प्रियंका जी ने बताया कि अगर ब्रांच स्तर पर मिलता है तो 2 दिन में हो जाना चाहिए, रीजनल ऑफिस लेवल पर 3 days में होना चाहिए, जोनल ऑफिस लेवल पर 5 days में होना चाहिए, सेंट्रल ऑफिस लेवल पर 7 days में हो जाने चाहिए। और चूंकि ये सवाल आर्यव्रत बैंक का है, तो आर्यव्रत बैंक के पॉलिसी के हिसाब से इनको टाइम दिया गया 14 days। अगर हेड ऑफिस लेवल में मिलता है तो 14 days में, रीजनल ऑफिस लेवल में अगर है तो 14 days में। लेकिन अगर रीजनल ऑफिस लेवल में हेड ऑफिस से ट्रांसफर किया गया है तो रीजनल ऑफिस को 7 days मिलता है। आर्यव्रत बैंक ले देखिए, ब्रांच लेवल पर होता है आपका 7 days होता है, रीजनल ऑफिस लेवल पर 14 days होगा, जो एचओ लेवल पर 14 days होगा,
लेकिन अगर कोई कंप्लेंट हेड ऑफिस से रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड किया गया है तो आरओ को 7 डेज मिलेगा। अदरवाइज डायरेक्ट आरओ को मिलता है तो 14 डेज, एचओ को मिलता है तो 14 डेज, ब्रांच को मिलता है तो 7 डेज। तो ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन का है, ब्रांच हेड ऑफिस का ये पूछा गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज द प्रोजेक्ट कास्ट अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री युवा योजना। तो ये प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में सवाल पूछ लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जो युवा योजना है एक बहुमुखी उद्यमिता विकास अभियान के तहत योजना है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर युवा योजना कहते हैं और इसको युवा उद्यमिता विकास अभियान के तौर पर देखा गया है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सरशिप स्कीम्स है जो पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके तहत ये योजना जो है 2016-17 से लेके 20-21 तक के 5 ईयर के प्रोजेक्ट के लिए रखा गया था, और इसमें जो प्रोजेक्ट कास्ट दिया गया था वो 499.94 करोड़ का गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था कि इतना रुपए इसमें खर्च करना है, क्योंकि इससे एंटरप्रेन्योरशिप जो अपने इंडिया में है उनको एजुकेशन देना है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। तो ये आपका अमाउंट है 499.94 करोड़। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है ना, क्या सवाल लिखा है श्रीमंता जी, पढ़िए जरा, सवाल पढ़िए। बैंक गारंटी इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, बैंक गारंटी क्लासिफाई कैसे किया जाए, किस टाइप ऑफ लाइबिलिटी के अनुसार से? बैंक गारंटी क्या है बताइए जरा साधारण भाषा में। सर बैंक गारंटी माना जैसे हम लोग ना सर एक तरह से सिक्योरिटी है। माना अगर हम कैसे लोन लेते हैं, जैसे डिमांड अगेंस्ट टाइम डिपॉजिट, मतलब जैसे हम फिक्स डिपॉजिट रखे उसके अनुसार 90% हम लोन ले सकते हैं, तो इसी तरह बैंक गारंटी है कि अगर मैं 2 लाख का अगर बैंक गारंटी देता हूं तो अगर 2 लाख में हमको जो एक सिक्योरिटी अमाउंट, मतलब सिक्योर्ड 2 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो उस पर कुछ सिक्योरिटी जो रखेंगे वो हमारा बैंक गारंटी होगा। वो उसको इंडेमनिटी बॉन्ड में लिख करके लिखा जाता है। जैसे हम किसी को, जैसे मैंने टेंडर लेना है कोई बेड का या कोई भी चीज का, तब उस समय बैंक गारंटी रखा जाता है। बैंक गारंटी रखने से आप उतना रुपया का आप ऑक्शन या कोई काम कर सकते हैं। ये एक तो मिनिमम ये है, क्राइटेरिया है, इसको बोला जाता है बैंक गारंटी। एक्चुअली ये क्या होता है, एक लोन स्कीम्स है, एक्चुअल में ये नॉन फंड बेस्ड लोन स्कीम है। नॉन फंड बेस्ड ये मतलब अभी पैसा नहीं दिया है बैंक से। बैंक से क्या है, 2 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक फंड बेस्ड लोन दिए जाते हैं, एक नॉन फंड बेस्ड लोन दिए जाते हैं। फंड बेस्ड लोन क्या है, राजू नयन जी आए, बोले सर मुझे गाड़ी खरीदना है, हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, मोदी साहब ने भेजा है, तो बोले ले भैया मुद्रा लोन 10 लाख, जा तू भी खुश रहा। तो 10 लाख दे दिए, इसमें क्या हमारा फंड तुरंत लग गया, तो इसको बोलते हैं फंड बेस्ड लोन। कोई बिजनेसमैन आया, बिजनेस शुरू कर रहा है, सीसी लिमिट दे दिए, तो उसमें लिमिट दे दिए, कल भी निकाल सकता है, आज भी निकाल सकता है, फंड बेस्ड लोन। लेकिन एक लोन ऐसा भी है जहां पर हम पैसा नहीं देते, हम वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि इस व्यक्ति के बिहाफ पर मैं एज ए बैंकर वचन दे रहा हूं कि इनके साथ व्यापार कर लीजिए, मेरे क्लाइंट के साथ व्यापार कर लीजिए, और जो व्यापार करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, अगर ये मेरा क्लाइंट पैसा नहीं दिया तो मैं बैंक खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, आप व्यापार करिए, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मुझे पैसा मांगना, मैं दे दूंगा। ये वचन को बोलते हैं बैंक गारंटी। तो इसको बोलते हैं क्या, टू अंडरटेक द सियोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इज कॉल्ड बैंक गारंटी। किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अगर हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि उसका डेट या उसका जो भी ड्यूज होगा हम पे कर देंगे, उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी नॉन फंड बेस रहता है, और ये लाइबिलिटी होता है, आपकी देयताएं होती हैं, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं श्रीमंता जी? मैंने ये हमारा एक लाइबिलिटी ऐसा है कि हम इसको देनदारी, हमको इस चीज को चुकाना है, ये एक समय आने पर आपको इतना पैसा देंगे तभी आप उसका वैल्यू को आप ले सकते हैं। मैंने कहा ना कि 2 लाख का अगर हम लोन लिए हैं तो जो सिक्योरिटी रखे हैं उसके अगेंस्ट में, तो वो सिक्योरिटी कब मिलेगा, जब हम 2 लाख का लोन चुकाएंगे तभी हम अपना सिक्योरिटी उठा सकते हैं। नहीं, इसीलिए हम इसको कंटिंजेंट होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब इसको बोलते हैं आकस्मिक देयताएं।
ये हाँ मैंने कहा कभी पैदा हो जरूरत सकती हैं, पैदा नहीं भी हो सकती हैं। सपोज हमने जिसके बिहाफ में गारंटी दिया है वो व्यक्ति अपना लेन देन बराबर कर देता है तो वो मांगने ही नहीं आएगा आपके पास। वो देयताएं क्रिएट ही नहीं हुई, मतलब जो हमारी लायबिलिटी थी क्रिएट ही नहीं हुई। हमने कमीशन लिया, गारंटी दे दिया था कागज में, लेकिन हमको पैसा देना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उस व्यापारी ने अपना लेन देन पूरा कर लिया। तो इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकॉज इट मे रेज और इट मे नॉट राइज। मतलब ये पैदा हो भी सकता है, पैदा नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए राजू नैन जी है, बढ़िया सड़क का बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इनको 2 करोड़ की गारंटी दे दी है, लेकिन ये तो और कमा लिए, पैसा लौटा दिए, तो दिक्कत है। अगर ये छोड़ के भाग गए आधा पुल बना के, है ना, तो आधा पुल बना के छोड़ के चले गए तो फिर पैसा मांगने आ जाएगा सामने वाला, तो हम उसको देंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसको आकस्मिक देयताएं कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये बैलेंस शीट के फुट नोट में आता है, नीचे तरफ बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और इसका बैलेंस शीट का कोड क्या है राजू नैन जी बताओ? बैलेंस शीट का कोड क्या है इसका, कंटिंजेंट लायबिलिटी का? बैलेंस शीट के कौन से फुट नोट सेक्शन में में आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी? पढ़ाया था ना कल? शेड्यूल 7 में से हैं? शेड्यूल 1 में कैपिटल आता है, शेड्यूल 2 में रिजर्व प्लस सरप्लस आता है, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट आता है, शेड्यूल 4 में बारोइंग आता है, शेड्यूल 5 में अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन आता है, शेड्यूल 6 में कैश इन हैंड आता है, शेड्यूल 7 में कैश बैलेंसेस विथ बैंक्स आता है, शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट आता है, शेड्यूल 9 में एडवांसेस आता है, शेड्यूल 10 में फिक्स डिपॉजिट आता है, शेड्यूल 11 में अदर एसेट आता है, शेड्यूल 12 में कंटिंजेंट लायबिलिटी आता है। 12 नंबर कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखिए बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल हैं, कितना है राजू नैन जी? 12 से 12 शेड्यूल। और सबसे आखिरी आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि वो फुट नोट में आता है। ठीक है, फुट नोट में आता है सबसे नीचे, तो आप याद रखो 12। ये कई बैंकों में पूछ दिया है कौन से शेड्यूल में आता है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्प्लेड एट शेड्यूल नंबर 12 ऑफ बैलेंस शीट। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाउ मेनी डिस्काउंट में बी एक्सटेंडेड टू एमएसएमई फर्स्ट वेलकम स्कीम ऑफ आर्यव्रत बैंक? ये कोई स्पेशल स्कीम है? वही मैं अब कह रहा था आप लोगों से कि जब भी आप अपने बैंक के योजनाएं पढ़ते हैं, तो जैसे आपको जो नए स्कीम्स हैं, सेंट प्रगति या नया कोई योजना है, तो उसको आप जो है पढ़िए, और उस योजना के बारे में जरूर सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि ये आर्यव्रत बैंक का था, तो यहाँ पर एमएसएमई फर्स्ट वेलकम स्कीम में आया। इसमें ब्याज दर की रियायत दी गई है, इसका पावर रीजनल मैनेजर को दिया गया है, वो है 0.50%। सो हाउ मेनी डिस्काउंट इन इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे सवाल अधूरा हो गया। हाउ मेनी डिस्काउंट इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो है स्पेशल स्कीम्स है इनका कोई लोन, और उसके लिए पावर दिया गया है रीजनल मैनेजर को या जी जनरल मैनेजर एचओ। चलिए, तो ये सवाल थे आज के, लगभग 47 सवाल हो गए। तो आज के सेशन में हम लोग सवालों पे चर्चा किए। कामयाबी सुबह जैसी होती है ना सिमंत जी? कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो सुबह जग जाओगे आप लोग तो कामयाबी मिल जाएगी। तो सुबह हम लोग फिर एक छोटा सा सेशन करने की कोशिश करेंगे। कई बार जो है सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसलिए सेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं उठा तो आप लोग को जगा दूंगा। ठीक है? सर एक चीज पूछना चाहते हैं, इस बार जेआईबी का क्वेश्चन में पूछा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के किस साइड पे ये किया जाता है, मैंने दिखाया जाता है इस बताओ बताओ बताओ, अभी तो मैंने बताया ना, या वरना राजू नैन बता देगा। राजू नैन बताओ। कैपिटल एंड लाइबिलिटी में होता है, लायबिलिटी। लेकिन वो फुट नोट में दिखाया जाता है, फुट नोट में। कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्प्लेड इन द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, फुट नोट में दिखाया जाता है। तो वो उत्तर होगा ये सही। इसकी सर नहीं भी पढ़ सकती, इसीलिए फुट नोट में रखा जाता है। हाँ, क्योंकि वो भाई देखो, आप बैलेंस शीट के अंदर के भाग को देखो श्रीमंत जी, बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज है उसको देखिए, सब पैसे के रूप में है। इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के सब पैसे के रूप में, कैश इन हैंड नगद पैसा है, कोई जो है करंट लायबिलिटी है, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कोई जो है नॉन करंट एसेट है, कोई एसेट है करंट एसेट है। लेकिन वो बैंक गारंटी तो पैसा ही नहीं है, वो तो पेपर में है, कहीं दिख नहीं रहा है। मांगेगा जब पैसा देगा तो वो अंदर जाएगा। ठीक है, अभी तो वो किसी प्रकार का बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है। तो आज के इस
सेशन में आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है की जानकारी आपको मिली होगी। और जैसे भी मैं बताया था पहले ही सेशन के शुरू में कि जब भी ऐसे रिकॉल क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं ना, तो आपको एक हीरे मोती जैसा एक बहुमूल्य सवाल मिल जाता है, उसको आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। तो आज के इस सेशन में आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा मिथुन दा? कौन सी सवाल आपको नया सीखने मिला? क्वेश्चन नंबर 24 पे जाइएगा सर एक बार। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 24 तो शुरू में ही आया होगा। जी जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 तो पूरा नहीं हुआ था ना, क्वेश्चन ही सही क्लियर नहीं हुआ ना। बोल रहा है कि अगर 62 साल 25 देयर इज 62 नो रिस्ट्रिक्शन ओपनिंग करके आया था सर, वो क्या था वो? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट करंट शायद अकाउंट, करंट अकाउंट 5 करोड़। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट था वो। 5 करोड़ तक के जो अकाउंट है उनके लिए, है ना। ये अकाउंट सारे ये क्वेश्चन जो है मैं अभी आपको आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। देयर इज नो हाँ ये रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट बाय द बोरोवर। 5 करोड़ तक का अगर कोई एक्सपोजर है तो करंट अकाउंट खोल सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा 50 करोड़ है तो वहां पर उनको बोला गया है कि केवल भैया अपने ही बैंक में करंट अकाउंट रखो, लेकिन 50 करोड़ से ऊपर हुआ तो करंट अकाउंट नहीं रख सकते। ठीक है। तो आज के सेशन में आपके सवालों में वृद्धि हुई होगी। तो आप जरा मिथुन जी, कोई सवाल आपको अच्छा लगा तो बताइए जरा। एक सवाल बताओ कोई से याद किए तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने माइक बंद कर दिया। अच्छा, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, रोशन जी, कोई सवाल आपको अच्छी लगी आज? सारे सवाल तो लगभग सिंपल ही थे इसमें। इसमें सर कुछ जो सवाल ये पूछे थे ना, मार्जिन वाले जो बंकर योजना है, ये सब चीजें थोड़ा सा नया नया स्कीम ये है। नए नए अभी नवंबर में ही 2-3 योजनाएं नई आई हैं, उनका आने वाले दिनों में उनका सेशन है पूरा, उसमें वो क्लियर किया है। तो वो ठीक रहेगा, बुनकर वाला है ना, 20% का है, 10 लाख जी मैक्सिमम। और वो सवाल जी आपके प्रमोशन एग्जाम में आने की संभावना है। यस, श्रीमंतो जी, कोई सवाल आपको अच्छा लगा? सर अच्छा ही लगा, आपका तो सवाल खराब नहीं है। कुछ के मैं नहीं, मैं खराब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं कि कोई सवाल ऐसा रिकॉल कर लेते हैं ना, जैसे कि हम पढ़े रहते हैं तो कोई सवाल ऐसा क्लिक कर जाता है, तो ऐसा सर कुछ। बैंक गारंटी, सर बैंक गारंटी जो आप बताए ना सर, बेटर बताए। एक दिन मेरे ब्रांच में भी एक जन बैंक गारंटी का एक तो केस आया। कस्टमर भी थोड़ा हमको घुमा दिया, बोलता है कि मेरा एक बैंक गारंटी है सर, इसमें कोई लोन नहीं है। तो मैंने सीबीएस में देखा कि इसमें कोई इसका तो लिंक्ड अकाउंट नहीं है। अभी बैंक गारंटी क्या चीज है मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं जाना। मैंने रीजनल ऑफिस में पूछा तो बोला कि बैंक गारंटी ऐसे एक पेपर होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड में सब कुछ लिखा रहता है। डीएम से ऑर्डर लेना पड़ता है। डीएम से ऑर्डर लिया कि इतना उसका कंस्ट्रक्शन का, इतना 2 लाख का, 2.5 लाख का कुछ ये था, टेंडर था। उसको ठीक है, छुड़वाने उसको के मैं लिए पहले क्लास में आपको थोड़ा सा ना इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूंगा कि जब बैंक गारंटी किस पर्पस के लिए बैंक गारंटी मांगने आता है, क्या देखना है। एक सेशन हम लोग करेंगे उसमें आने वाले दिनों में। तो सुब्रतो घोष जी, आपको सेशन आज पहली बार आप कनेक्ट हुए हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कोई सवाल आपको क्लिक किया आज, कोई नया टाइप सीखने मिला? हाँ सर, पूरा तो सीजन ही बहुत अच्छा था। बहुत कुछ जानना मैं सीखा इससे। मेरा सार्फसी का आप जो डिटेल्स में बोले वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया, और भी अच्छा था। ओके। प्रियंका मैडम, कोई एक सवाल आपको जो नया सीखने मिला? सर ये पीएम बुनकर योजना जो बताई ना आपने, हम्म। पीएम बुनकर योजना के बारे में, ये नहीं सुनी थी।
और एक ये वाली भी देखना रहेगा सर, प्रधानमंत्री युवा योजना, हाँ, इसके प्रधानमंत्री बारे युवा में योजना भी देखना होगा, मैं पढ़ा दूंगा युवा योजना। इसको भी, छोटा सा सेशंस में पढ़ा दूंगा। तो अब हमारे साथ आगे हैं तो और आपकी ये वाला पूरी स्मॉल हो गया सर, प्रोबेट जो आपने बताया था ना, हम्म, प्रोबेट वाला, वो बहुत पहले पढ़ा था बट वो स्लिप हो गया था माइंड से। ओके। तो जब भी कोई विल वगैरह प्रेजेंट होता है डिसीज क्लेम के लिए, तो हम उसको वसीयत बोलते हैं। वसीयत क्या है? जो व्यक्ति जो हमारे पास रख के गया है अपनी प्रॉपर्टी या अपने पास डिपॉजिट रख के गया है, वो वसीयत लिख के जाता है कि मेरा ये सारा पैसा जो है ये श्रीमंतो चौधरी जी को दे दिया जाए मेरे मरने के बाद। तो हमें हमें पता नहीं रहता कि एक्चुअल में ये वसीयत जो है आखिरी वसीयत है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोर्ट में जाइए और उसको जो है लीगली वेरीफाई सर्टिफाई कर लीजिए। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोबेट। और जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो सर्वोपरि है, उससे अगर कल के आगे विवाद भी होगा तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आपने कोर्ट का अनुपालन किया, बस इसीलिए वो हम लोग प्रोबेट कराते हैं। चलिए, बहुत सर बढ़िया। ये लीगल ईयर बोलते हैं इसको, लीगल ईयर। हाँ जी, लीगल लीगल ईयर, लीगल ईयर। लीगल लीगल होता है, लीगल हेयर अलग होता है, और ये होता है प्रोबेट होता है आपका कोई वसीयत लिखा है उसको सर्टिफाई करना। और लीगल हेयर मतलब एक मरने वाला व्यक्ति है, वो बोल के नहीं गया है आपको कि पैसा किसको देना है, तो आप किसको दोगे? लीगल हेयर को दोगे। लेकिन उसका लीगल हेयर है कि नहीं है कौन सर्टिफाई करेगा? कोर्ट सर्टिफाई करेगा ना। इसको बोलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो अलग बात यस है। सर। लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप किसी कस्टमर को प्रेसित मतलब प्रेशर नहीं कर सकते। आपको बोला गया है कि आप जो है पता करो, इंस्पेक्शन करो, अगर कोई डिस्प्यूट है तब जाके ही उसको मैंडेटरी करो, अदरवाइज आप उसको सेटल कर दो। ये बात कहेगी राजू नैन जी। सर ये कोर्ट में एफिडेविट जब भी होगा, क्या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से ही होगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? उसमें देखिए कॉम्पिटेंट कोर्ट से होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट से। और कोई भी जो ये किया जाता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के नीचे कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। आप करा लेते हो ड्यू डिलीजेंस, वो जो भी है, वहां पर कोई विवाद आता है तो वहां पर फिर कोर्ट में वो खड़े नहीं रहेगा। लेकिन कॉम्पिटेंट जो होता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है। हम लोग भी ब्रांच में नहीं बोलते हैं सर, फर्स्ट क्लास जुडिशियल ही। ब्रांच में छोटी छोटे चीजों के लिए वो अलग होता है, वो स्टेट कैडर के हैज पे मैं बता दूंगा उसको प्रैक्टिकल इशू के दिन। ठीक है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उस पर डिस्कस करेंगे तो आप जो है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी राजू जी, कोई एक सवाल नया लगा आपको? मेरे लिए तो नया वही लगा सर, प्रोबेट जो है सर, इसके बारे में नहीं पता था मुझे कि वसीयत को कोर्ट से सत्यापन के लिए भेजा जाता सर, तो क्या बोलते हैं इसको? एक आप लोग के लिए वो एक अच्छा और लगा। कंफ्यूजन भी दूर हुआ एक सवाल में, जिसको बोलते हैं सेक्शन 138 में चेक बाउंस जब हो जाता है, तो अंडर सेक्शन 138 जो जब कोर्ट में केस दायर करता है तो वो कब दायर करेगा? वो 15 दिनों के अंदर कर सकता है, नोटिस देने के बाद कोर्ट जा सकता है ना। ये जो है चेक बाउंस होने के बाद का है। तो चलिए, आज आप लोगों ने अच्छे सवालों का सामना किया। अब हम ये सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सफलता और अच्छे कार्य निष्पादन की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं, और एक शानदार सफलता की ओर आपको ऊर्जा देना चाहता हूं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आप सभी अपने आप को बहुत ही आभारी व्यक्त करिए। जो भी साथी या जो भी आपके साथ जीवन में जो घटित हो रहा है उसमें जो अच्छाई है उसके लिए आभार व्यक्त करिए। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ग्रेटिट्यूड। आपके साथ जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं हैं या आपके पास अभी जो भी चीज़ है, आपके पास जो भी स्ट्रेंथ भगवान ने दिया है अभी, उस पर ग्रेटिट्यूड फील करिए। और जो भी मांगना है उसी से मांगिए। जैसा कि मैं बताया था, दिन में 3 बार आसमान की तरफ देखिए, उस विलक्षण शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमेशा उससे आह्वान करते रहिए, उससे ये आह्वान करते रहिए। जैसे प्रियंका जब भी पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने से पहले प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं पढ़ने जा रही हूँ, आओ मिलकर पढ़ेंगे। हे भगवान, मैं खाने जा रही हूँ, आओ मिलकर खाएंगे। हे भगवान, मैं बैंक जा रहा हूँ, आइए मिलकर चलेंगे। हे भगवान, हमारे घर में आज प्रसाद है, आइए ग्रहण करिए। अभी सोने जा रहे हैं, आइए बुलाइए तो सही। एक उदाहरण देता हूँ, प्रियंका मैडम, आपने हमको कितनी बार बुलाया अपने घर? कितनी बार नहीं बुलाया? अब बुलाएंगे सर। नहीं बुलाया तो मैं आया भी नहीं। ठीक है, अगर सपोज आप बुलाते तो ना
बहुत बार बुलाते, मैं मना भी करता, लेकिन एक बार ऐसा आता कि यार इतनी बार बुला रहे हैं, चलो यार एक कदम रख के तो आ जाए कम से कम, है ना। तो आप सोचो, हम ह्यूमन बींग हैं, तो हमको जो है इस तरह का होता है। तो ऊपर भगवान को बोला, हे भगवान आज मेरे घर पधारिए, आज मेरे घर पधारिए, बुला के तो देखिए। आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें इतनी ताकत है, मैंने अनुभव भी किया है। भगवान आएंगे, आपको स्पर्श करेंगे, आपको आशीर्वाद देके चले जाएंगे। समझ में आया तो बोलिए हो। हाँ। तो आप अपने साथ, जैसे एग्जाम के दिन है ना, मैंने तो करके भी देखा है। एग्जाम के दिन बोल सोचो कि उस भगवान, दिन तो जरूर याद करते हैं भगवान। तो वो फिर ना वो बोलेंगे अरे ये तो स्वार्थी है, बस एग्जाम के दिन में, इसलिए रोज बुलाया करो। तो आप ना बोलो कि एग्जाम एग्जाम देने जा रही हूँ, चलिए मैं मेरा साथ देना, तो सारे आंसर वही बता देंगे। और आप बिलीव नहीं करिएगा, जो जो सवाल आपको नहीं भी पता है, आपका उंगली लेके वहीं क्लिक करा देते हैं। ठीक है, इसमें ताकत तो है, बहुत ताकत है। सिग्नल्स देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीजें देते हैं। बट हमको हर समय याद रखना पड़ेगा कि जब भी, क्योंकि हम लोग बैंक में ना हाई रिस्क में काम करते हैं, कब क्या हमारे साथ कौन सी घटना हो जाए, कौन सा चेक पास हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, इसको नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को अपने पार्टनर बना लीजिए, और पार्टनर जब हैं, उन्होंने पार्टनरशिप साइन कर लिया, तो आपका साथ देंगे। तो इसी अच्छे आपके शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपका हौसला अफजाई करता हूँ कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियां भी बहुत हैं, वो मेहरबानियां भी बहुत हैं। तो उन मेहरबानियों को याद करिए और अपना जीवन का निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट सर।